नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तब क्या होगा। अगर आपने अपनी मेहनत से संपत्ति बनाई है तो क्या आपने सोचा है कि आपके बाद उसका क्या होगा। परिवार में विवाद ना हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और आपकी संपत्ति सही हाथों में जा सके। इसके लिए एस्टेट प्लानिंग देखिए बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि वसीयत बनाएं या ट्रस्ट बनाना कब और क्यों जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ऑन द शो में आपके लिए क्या खास है वो हम देख लेते हैं। देखिए, वसीयत वर्सेस ट्रस्ट, कौन सही है, आपको क्या चुनना चाहिए दोनों में से। ट्रस्ट बनाना क्यों आखिरकार जरूरी हो जाता है, ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार ट्रस्ट क्यों जरूरी है। ट्रस्ट बनाने का और सही तरीका क्या है। अगर मान लीजिए आप ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं तो ट्रस्ट बनाने का सही तरीका आखिरकार क्या होगा। HUF और ट्रस्ट में अंतर आखिरकार क्या है, HUF क्या है, ये आपको क्यों चुनना चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे। परिवार की संपत्ति कैसे बचाएं, ये भी हम जानेंगे। और हम जानेंगे कि दर्शकों के जो सवाल आए हैं, एक्सपर्ट उनका क्या जवाब देते हैं। हमारे साथ हमारे शो में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सुखवीर राणा के परिवार की कहानी। बरेली के सुखवीर राणा का संयुक्त परिवार है। उनके बेटे की मृत्यु के बाद बहू को टर्म इंश्योरेंस से 2 करोड़ रुपए मिले। परिवार के पास पहले से अचल संपत्ति भी है। अब सवाल ये है कि इस संपत्ति का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो और सभी सदस्यों का हित भी सुरक्षित रहे। क्या वसीयत बनाना बेहतर होगा या प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट? क्या ट्रस्ट बनाकर संपत्ति को सुरक्षित किया जा सकता है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर हैं और एस्टेट प्लानिंग के क्षेत्र में सालों का अनुभव रखते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है दी बोनस पर। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि सुखवीर राणा को क्या अब कदम उठाना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी। तो सबसे पहले जो संपत्ति है आज की डेट में, वो अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो क्या हो, राइट। तो जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा है उस पे 100% राइट उनकी डॉटर इन लॉ या बहू का है, अगर वो नॉमिनी थी उस लाइफ इंश्योरेंस में। इसके बाद जो बाकी उन्होंने संपत्ति के बारे में बताया, राइट, उसमें मैं आपसे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो संपत्ति किसके नाम है। अगर वो संपत्ति सारी इनके अपने नाम है, सुखबीर राणा जी के नाम है, और ये बिना विल बनाए चले जाते हैं, तो बाकी बच्चों के साथ साथ ये जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है उसके पत्नी और बच्चों का भी हिस्सा बनता है इस संपत्ति में। बिल्कुल। पर अगर ये विल बनाकर जाते हैं तो ये किसी को भी वो संपत्ति दे के जा सकते हैं, अपने बाकी बच्चों को दे के जा सकते हैं। जिस बच्चे की डेथ हुई उसकी वाइफ को कुछ नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते, उसकी वाइफ को नहीं देना चाहते, उसके बच्चों को देना चाहते हैं तो दे सकते। अब इसमें ना कुछ संशय होते हैं ऐसे व्यक्तियों को, जो मुझे अपने अनुभव से पता चला है कि इनको एक संशय होगा कि जो कुछ मैं अपनी बहू को दूंगा, क्या वो मेरी बहू के बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या पोता पोती जिस व्यक्ति से जिस बेटे की डेथ हो गई उसके बच्चों से पास तक पहुंचे गए हैं, राइट। अगर मेरी बहू ने मेरे बेटे की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली तो क्या मैं इस संपत्ति को जो मेरी है उस नए घर से बचा सकता हूं जिसमें मेरी बहू की शादी हो गई। खैर, ये सारे संशय उनके दिमाग में है, तो इस परिवार को प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की जरूरत है, क्योंकि ट्रस्ट में मैं इन सारे रिस्क्स को अवॉइड कर सकता हूं और कंडीशंस डाल सकता हूं। अगर ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का जो कंट्रोल है वो मेरी इच्छा से ही हो, तो ट्रस्ट ज्यादा अच्छी चीज बन जाती है देना भी। बिल्कुल। सर, ये तो हो गई आपके सलाह सुखवीर राणा
को और उनके परिवार को, लेकिन मौजूदा माहौल को अगर हम देखें तो एस्टेट प्लानिंग क्यों और कितनी जरूरी होती है सर? आज एस्टेट प्लानिंग सिर्फ मौत के बाद किसको क्या मिलेगा का विषय नहीं है। ये 4 चीजों का विषय है। ओनरशिप, टाइटल किसका है, कंट्रोल, मैं किसको कंट्रोल देके जाना चाहता हूँ, क्या अपने जीवन काल में कौन कंट्रोल करेगा, कैश फ्लो, राइट, आप पे सारा कंट्रोल है पर उस संपत्ति ऐसी है इलिक्विड है, राइट, उसमें से इनकम ही नहीं आ रही है ना, सब आपने प्लॉट्स खरीदे हुए, तो आप क्या हो, एसेट रिच हो और कैश पुअर हो। तो आप जो लिक्विडिटी या कैश फ्लो की प्लानिंग कैसे करते हो अपने लाइफ टाइम में और अपनी लाइफ टाइम के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट प्लानिंग का। और आखिरी है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, मेरे बाद विवाद ना हो। अगर आप इन 4 चीजों का ध्यान रखकर प्लानिंग करते हो तो एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी बन जाती है। बिल्कुल। कुछ सिचुएशंस में एस्टेट प्लानिंग और भी जरूरी हो जाती है। अगर सिंगल पर्सन हो, स्पाउस की डेथ हो गई, चाहे विडो हो, विडोअर हो, एल्डरली पेरेंट्स हो, है ना, रेंटल एसेट्स हो, बिजनेस में स्टेक हो, रीमैरिज का रिस्क हो, बच्चे इररिस्पॉन्सिबल हैं या हो सकते हैं बाद में, एनआरआई बेनिफिशियरीज हो, अलग अलग ब्रांचेस हो फैमिली की, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में प्लानिंग का मकसद केवल ट्रांसफर नहीं और स्ट्रक्चर्ड कंटिन्यूटी चाहिए डेथ के बाद। तो ऐसे सिचुएशंस में मे बी ट्रस्ट ज्यादा जरूरी हो गई आपकी। पर एस्टेट प्लानिंग इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप पे कितना पैसा है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, आपकी एज कितनी है, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिल्कुल, तो ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। सर, ज़्यादातर लोग वसीयत बनाने के बाद ही बेफिक्र हो जाते हैं कि अब हमारा काम जो है वो खत्म हो गया है। ऐसे लोगों के लिए सर आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह ये होगी, विल को एंड ना मारी। ये पहली बेसिक लेयर है। विल बहुत जरूरी है, पर ये डेथ के बाद ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट है, राइट। तो मुझे 2 टाइप की प्लानिंग करनी चाहिए, डेथ से पहले की प्लानिंग और डेथ के बाद की प्लानिंग। डेथ से पहले की प्लानिंग में इनकैपेसिटेशन प्लानिंग, अगर मैं अपंग हो गया किसी वजह से, मैं सक्षम हो गया शारीरिक या मानसिक रूप से, तो मेरी संपत्ति पर मैं अपना अधिकार कैसे बनाए रखूंगा, कैसे मेरे लिए इस्तेमाल में आएगी, ये प्लानिंग बहुत जरूरी। डेथ के बाद विल पहली चीज तो ट्रांसफर इंश्योर करती है, पर बहुत बार लोग कहते हैं जी मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलेगा, वाइफ के बाद बच्चों को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आपकी विल ने आपकी वाइफ को दिया, आपकी विल उसी टाइम फिनिश हो गई। अब ये संपत्ति वाइफ की विल पे चलेगी। तो आप जो बेफिक्र हो गए ना कि मैंने कंटिन्यूटी की प्लानिंग कर दी, वो नहीं करी आपने एक लेयर की प्लानिंग करी है खाली। दूसरा, जब ये संपत्ति आपके लीगल हेयर को चली गई, उसके बाद कैसे इस्तेमाल होगी, इस पर कंट्रोल विल का नहीं होता। अब ये उस व्यक्ति की इच्छा है जिसपे संपत्ति गई, वो कैसे संपत्ति का इस्तेमाल करे। और कई बार वो लोग इतने सक्षम नहीं होते कि इस संपत्ति का ध्यान रख पाए, इस वजह से विल को एंड नहीं समझना चाहिए। तीसरा, कैसी भी विल हो वो चैलेंज हो सकती है। दुनिया में कोई ऐसी विल बनी ही नहीं जो चैलेंजेबल ना हो, राइट। पर अगर आप कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि इन सब कमियों के बावजूद क्या विल एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, मैं कहूंगा बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। पर खाली विल पर डिपेंड ना करें, और चीजों को बनाएं विल के साथ, और दस्तावेजों को बनाएं और स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करें जिससे कि आपकी कंप्लीट एस्टेट प्लानिंग हो पाए। बिल्कुल।
सर अक्सर लोग वसीयत और ट्रस्ट में देखिए काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए, उन्हें किसे चुनना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो वो आप बताइए, और ट्रस्ट कब बनाना चाहिए और किसके लिए ये जरूरी है। तो विल जो है ना, वो आपकी संपत्ति को आपके बाद किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है और आपकी इच्छा बताता है कि मैं कैसे इस संपत्ति को ट्रांसफर करना चाहता हूं अपनी मृत्यु के बाद। ट्रांसफर होने के बाद विल खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ट्रस्ट एक इकाई है, एक अलग एंटिटी है जो आप क्रिएट करते हो अपने लाइफ टाइम में, जिसमें आप अपनी संपत्ति को डालते हो और उसको कैसे इस्तेमाल होना है आपके बाद उसकी कंडीशन सेट कर देते हो, राइट। तो विल वन टाइम प्ले है, ट्रस्ट क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है। दूसरा, विल चैलेंज हो सकती है, ट्रस्ट चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसफर ऑलरेडी हो गया है। तीसरा, विल में टाइटल का चेंज होगा आपकी डेथ के बाद, आपसे आपके लीगल हेयर्स तक जिनका नाम अपने विल में लिखा है। ट्रस्ट में ये टाइटल ऑलरेडी चेंज है ट्रस्ट के नाम, खाली ट्रस्ट के ओनर बदल जाएंगे आपकी डेथ के बाद। तो जो विवाद की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है ट्रस्ट में एज कंपेयर टू विल। अगर आप पूछते हैं कि ट्रस्ट कब जरूरी है, तो मैं कहूँगा अगर आपके लिए एसेट प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि मुझे रिस्क है कि मेरे जिन लोगों से कर्ज लिया हुआ है क्रेडिटर से, अगर मेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अपने स्पाउस से क्लेम्स को बचाना है, अपने बच्चों के स्पाउसेस से क्लेम को बचाना है, लीगल लायबिलिटीज से अपने आप को बचाना है, तो ट्रस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके बच्चे माइनर हैं या स्पेशल चिल्ड्रन है तो ट्रस्ट ज्यादा बेहतर उपाय है। अगर आपके बच्चों में पैसों को मैनेज करने की काबिलियत ही कम है तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ऐसे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में। अगर आपके पास फैमिली बिजनेसेस हैं, राइट, तो आप चाहते हो कि बिजनेस ठीक से सुचारू रूप से चलता रहे मेरे बाद, ओनरशिप मेरे परिवार की हो पर चलाने वाला कोई और हो, या चलाने वाला भी परिवार से हो, ओनरशिप सबकी हो, तो ट्रस्ट स्ट्रक्चर से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओनरशिप और कंट्रोल को, राइट। अगर आपके पास एनआरआई बेनिफिशियरीज हैं जो नॉन इंडियन है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो विल से बेटर उपाय ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट में ओनरशिप ट्रस्ट की रहती है और एक स्पेशल सिचुएशन में ही एनआरआई ओनर बनता है जब वो उसको बाहर ले जाना चाहते हैं वापस। तो उनको जो फॉरेन में टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं, डिक्लेरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, इनहेरिटेंस टैक्स की प्रॉब्लम है, राइट, वो बच जाती है। बिल्कुल, राइट। ट्रस्ट लॉ ट्रस्टीज को टाइटल प्रोटेक्ट करने में, वेस्ट रोकने में, अकाउंट्स रखने में, बेनिफिशियरी को इंफॉर्मेशन देने में और इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने को बाध्य करता है। इसलिए ट्रस्ट एक ट्रांसफर टूल नहीं है, ये पूरा गवर्नेंस का मैकेनिज्म है जो आपकी डेथ के दौरान और बाद में काम करता है। सर अगर कोई ट्रस्ट सही से काम नहीं कर रही हो उस केस में सर क्या ऑप्शन है फिर? अगर कोई ट्रस्ट ठीक से काम नहीं कर रही और ट्रस्टी ट्रस्ट डीड को फॉलो नहीं कर, तो बेनिफिशियरी सबसे पहले ट्रस्टी को नोटिस दे सकते हैं कि आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी मिनिमम क्रिमिनल केस हो सकता है, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, राइट। तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो और आप वहां से रिलीफ लेके आ सकते हो, ट्रस्टीज को चेंज कर सकते हो या ट्रस्टीज को बाध्य कर सकते हो कि वो ट्रस्ट डीड को फॉलो करें। बिल्कुल। सर कुछ लोग HUF बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप HUF भी बताइएगा कि HUF क्या होता है और ये ट्रस्ट से कितना और कैसे अलग है। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, HUF ट्रस्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये अलग लीगल स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट है। HUF एक
स्टेटस बेस्ड हिंदू जॉइंट फैमिली या को पार्टनरी स्ट्रक्चर है जो हिंदू लॉ से अराइज होता है, राइट? ये किसी डीड से क्रिएट नहीं होता, तो एचयूएफ बनाई नहीं जाती। जैसे ही आपकी शादी होती है आपकी एचयूएफ अपने आप क्रिएट हो जाती है। आप उसे फॉर्मलाइज करते हो बाय क्रिएटिंग अ पैन कार्ड ऑफ द एचयूएफ। पर एचयूएफ इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, नॉट ऑफ डीड। इसका मतलब क्या हुआ? एचयूएफ में किस किस का कितना हिस्सा होगा ये मैं तय नहीं कर सकता अपनी एचयूएफ में। मेरे बाद किसका क्या हिस्सा होगा ये मैं तय नहीं कर सकता एचयूएफ में। मेरे बाद इस एचयूएफ को चलाएगा कौन ये मैं तय नहीं कर सकता अपनी एचयूएफ में। किसी को मैं चाहूं कि एचयूएफ में से बाहर निकाल दूं, मैं नहीं निकाल सकता। तो एचयूएफ जो है सेपरेट पर्सन है, पर ये ऑटोमेटिक अपने आप कार्य करता है, इसमें आप उस डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रस्ट इससे बिल्कुल विपरीत है। ट्रस्ट में आप हर चीज को डिफाइन कर सकते हो। ओनरशिप किसकी होगी, चलाएगा कौन, इस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, राइट? तो ट्रस्ट में आप पे जो फ्रीडम टू कंट्रोल और ओनरशिप को चेंज करने की पावर ज्यादा है। एचयूएफ में आप लॉ से बाध्य हैं। आप लॉ के अगेंस्ट जो लिखा है लॉ में वही होगा, आपकी उसमें दखलंदाजी बहुत कम है। तो हर तरह से एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट एचयूएफ से बेहतर विकल्प है ज्यादातर लोगों के। खाली एक जगह पे एचयूएफ बेटर रहती है, वो कुछ टैक्स बचा देती है क्योंकि उसको एक सेपरेट टैक्स एंटिटी मानता है लॉ। पर आज की डेट में जो वो टैक्सेशन है वो बहुत माइनर रह गया है, राइट? क्योंकि इसमें 12 लाख रुपए तक की छूट नहीं मिलती, इसमें 2.5 से 4 लाख रुपए तक की छूट मिलती है साल की। सर दूसरी कम्युनिटी मुस्लिम क्या इसे बना सकते हैं? क्या उनके ऊपर ही लागू होता है? नहीं, केवल हिंदू ही ट्रस्ट एचयूएफ बना सकते हैं। और हिंदू कौन होता है? बुद्धिस्ट, सिख और जैन हिंदू हैं। अगर आप हिंदुइज्म को किसी भी फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं, लिंगायत हो, वैश्य हो, आर्य समाजी हो, तो आप हिंदू हैं। और लॉ कहता है अगर आप इंडिया में रहते हो और आप क्रिश्चियन, पारसी, जू या मुस्लिम नहीं हो तो आप हिंदू हो। और यही लोग एचयूएफ बना सकते हैं। नॉन हिंदूज कैन नॉट क्रिएट एन एचयूएफ, उनकी एचयूएफ बनती नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमर उजाला बोनस ने 12 जुलाई 2025 को एस्टेट प्लानिंग पर शो किया था। सर आपके साथ ये जब शो हुआ था, वसीयत नहीं ट्रस्ट बनाओ। तो दीपक सर, हम लोग पहले भी ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो आज नए तौर पर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जरा उन्हें ट्रस्ट के बारे में बताइए एक बार फिर से। तो ट्रस्ट एक सेपरेट एंटिटी है देन एन इंडिविजुअल। एक संस्था है जो आप बनाते हो, जो आपके परिवार की भलाई के लिए काम करती है, और आप इसमें अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये आपके निर्देश अनुसार उनको ट्रांसफ़र करेगी, देगी आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और उनके आगे आने वाली जनरेशन। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट का। और ये फैमिली ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। ये आपने परिवार के लिए बनाई है, समाज के लिए नहीं बनाई, तो उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा इसको। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये फैमिली ट्रस्ट है, यानी कि आपके परिवार की भलाई के लिए। इस शो को लाखों लोग देख चुके हैं और कमेंट बॉक्स में भर भर कर सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के। इनकी शंकाएं दूर करने के लिए आज हम अपने दर्शकों के कुछ अहम जरूरी सवालों को शामिल करते हैं। राजस्थान से सवाल आया है महावीर शेखावत का। इन्होंने पूछा है कि बेटे के शहीद होने के बाद बहू को सरकारी मदद मिली है, उसके कोई बच्चा नहीं है, उस पैसे पर क्या माँ बाप का भी हक होगा? मैं सबसे पहले ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उनका शहीद होने के बाद, कि इसका मतलब ये आर्म्ड सर्विसेज में थे। राइट राइट राइट। अब इसमें सिंगल आंसर नहीं है, राइट? क्योंकि सरकारी मदद का नेचर देखना पड़ेगा। अगर ये रकम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पे आउट है और स्पाउस नॉमिनी है तो वो बेनिफिशियल नॉमिनी बन सकता है और किसी और को देने का कोई अधिकार, कोई प्रोविजन नहीं। अगर ये
स्पेसिफिक स्कीम स्पेसिफिक एक्स ग्रेशिया बेनिफिट है, तो उस स्कीम में क्या प्रोविजंस है अपार्ट फ्रॉम वाइफ, किस किस को मिल सकता है वो देखना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट। अगर ये प्रॉपर्टी बहू ने पति या फादर इन लॉ से इनहेरिट करी है और उसके बच्चे नहीं है, तो हमें ये लॉ देखना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जो हस्बैंड से मिली हुई प्रॉपर्टी है वाइफ को, और वाइफ की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए, तो ये लीगल हेयर्स ऑफ द हस्बैंड को जाती है। बिल्कुल सर, अगर बहू दूसरी शादी कर ले तब उसको मिली जो संपत्ति है या जो जमीन है, पैसा है सर, फिर उसका क्या होगा? तो एक बार प्रॉपर्टी चली गई तो वो बहू की हो गई। अब इस पे दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन चुकी है, रीमैरिज से वो अधिकार नहीं छीना जा सकता, राइट। पर अगर क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बहू है ये ससुर से मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकती है आफ्टर रीमैरिज, तो उस अधिकार को खत्म कर देता है हिंदू लॉ। जब तक उसने शादी नहीं करी, एक विधवा को मेंटेनेंस मांगने का अधिकार होता है, पर रीमैरिज होते ही वो अधिकार सेक्शन 15(2)(b) से फिनिश हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का एसेट है, कहां से उसके पास आया, और रीमैरिज के बाद अगर कोई चीज समझ लो। अच्छा, मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ जी। सपोज जो फादर इन लॉ की डेथ उसकी रीमैरिज के बाद होती है बिना विल बनाए, तो क्या इसका अधिकार है? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब वो उनकी बहू रही नहीं, राइट। तो ये इतना ओपन क्वेश्चन नहीं है, इसे हर अलग सिचुएशन में इसका आंसर बदलता रहेगा। बिल्कुल जी। सर, अगला सवाल जो बिजनेसमैन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद उनको लॉस हो जाता है। उसी से जुड़ा हुआ सवाल आया है कि पारसमल का इन्होंने पूछा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में लॉस हुआ है, वेंडर्स का कर्ज कैसे चुकाऊं? तो अगर ये मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या मैं एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति उसमें ट्रांसफर कर इसको बचा सकता हूँ, राइट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53 कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्रेडिटर्स को डिफीट या डिले करने के इरादे से किया गया है, तो वो ट्रांसफर क्रेडिटर्स के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो सकता है, राइट। तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं ट्रस्ट बना के इसको ट्रांसफर कर देता हूँ अब, तो ये शायद काम ना करे, राइट। तो अगर ये सिचुएशन है ऑलरेडी, तो आपको सबसे पहले डेट रेजोल्यूशन, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, एसेट सेल में डिसिप्लिन और क्रेडिटर वाटरफॉल के तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी। ट्रस्ट ट्रांसफर आपकी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। पर अगर आपको रिस्क है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आज की डेट में बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, क्रेडिटर्स के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हुआ, अभी सब कुछ सही चल रहा है, और आपको फ्यूचर में शंका है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या मैं अपनी संपत्ति बचा सकता हूं, तो आज अगर आप ट्रस्ट बनाकर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और फ्यूचर में ऐसा विवाद क्रिएट होता है, तो आपकी संपत्ति सुरक्षित हो सकती है और क्रेडिटर्स का इस पे कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही आप ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, तो टाइटल प्रॉपर्टी का ट्रस्ट के नाम हो जाएगा और आपके नाम नहीं रहेगा। तो जो क्रेडिटर्स हैं उनका अधिकार आपके नाम की संपत्ति पे है, ट्रस्ट की संपत्ति पे नहीं। ओके। पर इस पे बहुत जरूरी है ट्रस्ट आज ही बनाएं जब सब चीज ठीक है। एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो शायद ट्रस्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इसलिए समय रहते ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला दर्शक का सवाल आया सर, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कितने समय तक वैलिड होगा, क्या इसकी कोई एक्सपायरी है? प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल एक्सपायरी डेट नहीं है ना। इंडियन ट्रस्ट एक्ट सेक्शन 77 के अनुसार ट्रस्ट तब तक फिनिश नहीं होता जब तक उसका पर्पस पूरा ना हो जाए, वो अनलॉफुल ना हो जाए, या उसको चलाए रखना इम्पॉसिबल ना हो जाए, राइट। अगर इनमें से तीन में से कोई भी हुआ तो ट्रस्ट अपने आप फिनिश हो जाएगी।
पर ये नहीं हुआ तो ट्रस्ट चलती रहेगी जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं होता। ओके। अगर ये एक रेवोकेबल ट्रस्ट है तो सेटलर को पावर मिलती है कि वो इस ट्रस्ट को कभी भी रेवोक कर दे, फिनिश कर दे, राइट। पर अगर ये रेवोकेबल ट्रस्ट नहीं है तो एक लॉ है जिसे कहते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जो बेसिकली कहता है आप एक प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से अनलिमिटेड टाइम तक अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। मतलब सपोज मैंने कहा कि मेरा एक घर है और ये हमेशा मेरे परिवार में बना रहे, क्योंकि इसलिए मैंने ट्रस्ट में डाल दिया, और मैं कहता हूं जी ये ट्रस्ट कभी फिनिश होगी नहीं, जिससे कि प्रॉपर्टी कभी नहीं बिकेगी। ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के विरोध में चला गया। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कहता है मैक्सिमम टाइम एक प्रॉपर्टी को जो आप अपने कहे अनुसार रख सकते हो वो है जब तक अभी कोई आपके जीवन काल में जो व्यक्ति जीवित है उनके जीवन काल तक। मतलब सपोज मेरा पोता मेरे लाइफ टाइम में अलाइव हो गया तो मैक्सिमम क्या होगा, मेरे पोते के लाइफ टाइम तक प्लस 18 साल उसकी डेथ के बाद, वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जो एक प्रॉपर्टी आपके कहे अनुसार रह सकती है। इसके बियॉन्ड वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के अगेंस्ट हो जाता है जी। राइट। तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, आप किस टाइप की ट्रस्ट बना रहे हो, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी ब्रेक कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या वो स्थितियां आ गई हैं जिसमें ट्रस्ट को चलाना इम्पॉसिबल हो गया या नहीं, ट्रस्ट रेवोकेबल है या इरेवोकेबल है, ये सारी चीजें देखकर मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम इसकी डेट क्या हो सकती है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, एचडी मीणा का ये सवाल आया है, उन्होंने भेजा है कि ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? और कानून के अनुसार कोई मिनिमम एसेट थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, राइट। तो आप कितनी भी संपत्ति से ट्रस्ट बना सकते हो। हम जो ट्रस्ट बनाते हैं जनरली 10,000 रुपए से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब ट्रस्ट को रजिस्टर कराते हैं तो उसकी इनिशियल कैपिटल का एक परसेंटेज की स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो अराउंड 5% है ज्यादातर स्टेट। तो अगर मैं ट्रस्ट में 1 करोड़ रुपए डाल दूंगा शुरू में तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं 10,000 रुपए डालूंगा तो खाली 500 रुपए में ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगी। बिल्कुल। एक बार जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट में आ गई तब मैं बाद में एसेट्स डालता रहूं, उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी मुझे रजिस्टर कराने की नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए हम शुरू में ट्रस्ट को कम से कम पैसों से शुरू करते, पर कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं। बिल्कुल सर, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सुभाष का ये सवाल आया है। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई विदेशी नागरिक जिसके पास पीआईओ कार्ड है भारत में अपनी अचल संपत्ति, बैंक जमा और शेयरों के लिए एक ट्रस्ट स्थापित कर सकता है ताकि अपने विदेशी नागरिक बच्चों जिनके पास भी पीआईओ कार्ड है उनके हितों की सुरक्षा की जा सके? आप ये 2 क्वेश्चंस उठे। पहला तो ये है, क्या एक विदेशी नागरिक जिसके पास ओसीआई है, पीआईओ कार्ड तो बचे नहीं है, अब ओसीआई कार्ड्स है, राइट। तो ओसीआई कार्ड है वो क्या इंडिया में एक ट्रस्ट बना सकता है या नहीं? वो बिल्कुल बना सकता है एज पर लॉ, और उसमें अपने इंडियन एसेट्स को ट्रांसफर भी कर सकता है, ये अलाउड है, राइट। उसमें बेनिफिशियरी और ट्रस्टी इंडियन भी हो सकते हैं, बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसमें फेमा के प्रावधान को देखना पड़ेगा ट्रांसफर के दौरान कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है, क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है, क्या चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आपको उसका ध्यान रखकर ट्रस्ट बना सकते हैं अगर आप एक फॉरेन सिटीजन है विद ओसीआई कार्ड। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि मैं एक इंडियन व्यक्ति हूं पर जो मेरे इनहेरिटर्स हैं या बेनिफिशियरीज है उनमें से कुछ या सारे विदेशी नागरिक हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड्स हैं। तो क्या मैं इंडिया में एक ट्रस्ट ऐसी बना सकता हूं जिसमें ये फॉरेनर बच्चे जिन पे ओसीआई कार्ड है बेनिफिशियरी और ट्रस्टी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन ट्रस्ट
में कम से कम एक इंडियन ट्रस्टी हर समय चाहिए। तो अगर आपके दोनों बच्चे नॉन इंडियन फॉरेन नेशनल्स हैं और आप अपनी मृत्यु के बाद चाहते हैं खाली ये दोनों ही ट्रस्टी बने, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक इंडियन ट्रस्टी प्लस ये 2 बच्चे डालने पड़ेंगे, राइट? तो बिल्कुल आप एक इंडियन पेरेंट होकर अपने फॉरेन बच्चों के फेवर में एक इंडियन ट्रस्ट बना सकते हैं। आपको फेमा के लॉज का ध्यान रखकर उसके हिसाब से ट्रस्ट को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर ट्रस्टी अगर मान लीजिए चेंज करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा ट्रस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर टाइम होना चाहिए। हर टाइम एक इंडियन ट्रस्टी होना चाहिए अगर कोई भी ट्रस्ट हो। मैं आपके बच्चों को ये पावर दे सकता हूं कि वो ट्रस्टी चेंज कर दें कभी भी, पर मैं उसमें कंपल्शन डालूंगा एक ट्रस्टी हमेशा इंडियन होगी। वो किसी भी इंडियन को ट्रस्टी बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग ट्रस्टी को हटाकर दूसरे को अपॉइंट कर सकते हैं, मैं उनको ये पावर दे दूंगा। पर मैं हमेशा चाहूंगा कि एक इंडियन ट्रस्टी इस ट्रस्ट में बना रहे। बिल्कुल। अगला सवाल सर प्रशांत का है और इन्होंने, क्योंकि ये जो सभी सवाल हमारे पास दर्शकों के जो आ रहे हैं ना, वो क्योंकि पुराने जो हमने प्रोग्राम किया था उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस दौरान आपने ट्रस्ट बताए, कई सारे ट्रस्ट आपने बताए और उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल उन्होंने भेजा है कि आपने कई तरह के ट्रस्ट बताए हैं, एक ही ट्रस्ट बताएं तो कौन सा, एक ही ट्रस्ट बनाएं तो कौन सा ऐसा ट्रस्ट है जो इन्हें बनाना चाहिए, उसको प्राथमिकता इन्हें देनी चाहिए? तो प्रशांत जी, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी आज की स्थिति क्या है, कैसी संपत्ति है और आप अपने बाद इस संपत्ति के साथ क्या क्या करना चाहते हैं। उन तीनों सवालों के जवाब के अनुसार मैं ट्रस्ट बताऊंगा कौन सा आपके लिए जरूरी है। अब कई तरीके की ट्रस्ट है, राइट? मुझे 50 से 60 तरीके की ट्रस्ट पता है जो एक दूसरे से अलग है, पर मुख्यतः अगर मैं मानूं तो 6 चीजों के ऊपर ट्रस्ट डिपेंड करती है। पहला, क्या ये रेवोकेबल है या इररेवोकेबल है? क्या ये स्पेसिफिक है या डिस्क्रिशनरी है? ये लिविंग है या टेस्टामेंट्री है? रेवोकेबल मतलब जो सेटलर है उस पर पावर है ट्रस्ट को कभी भी फिनिश कर दे, डिसॉल्व कर दे। इररेवोकेबल मतलब एक बार बन गई तो सेटलर पे कोई पावर नहीं है इसको रिवोक करने की, ये चलेगी अपनी पूरी ड्यूरेशन की। स्पेसिफिक मतलब बेनिफिशियरीज का कितना शेयर है ये आपने निर्धारित कर दिया ट्रस्ट डीड में। 25% मेरे बड़े, 50% मेरे छोटे बेटे का, 50% मेरी वाइफ का, ये आपने लिख दिया शुरू में, तो ये स्पेसिफिक हो गया। डिस्क्रिशनरी मतलब आपने अपने दोनों बच्चों का नाम लिख दिया और वाइफ का नाम लिख दिया, उनका शेयर नहीं लिखा। आपने कहा ट्रस्टी डिसाइड करेंगे किसको क्या मिलेगा, तो ये डिस्क्रिशनरी हो गया। तीसरा, लिविंग ट्रस्ट है या टेस्टामेंट्री ट्रस्ट है? लिविंग मतलब आपके जीते जी ट्रस्ट बन गई और उसमें पैसे चले गए। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट बनी ही आपके विल के कहने के बाद, आपकी डेथ के बाद। अब इन तीनों को ऐड कर हम अलग अलग ट्रस्ट बना देते हैं। तो मैं एक लिविंग इररिवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना सकते हैं जो मेरी लाइफ टाइम में बनी, इररिवोकेबल है और उसमें डिस्क्रिशन है ट्रस्टी पे, किसी भी बेनिफिशियरी का शेयर मतलब हमने कंफर्म नहीं किया। मैं लिविंग रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं लिविंग रेवोकेबल स्पेसिफिक ट्रस्ट बना सकता हूं, मैं लिविंग इररेवोकेबल स्पेसिफिक ट्रस्ट बना सकता हूं। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रस्ट बन जाएंगे। आपकी स्थिति में कौन सी आपको फायदेमंद है वो इस बात पे डिपेंड करता है आप चाहते क्या है, आपको रिस्क क्या क्या है। तो सर ये अगर कोई व्यक्ति एक ही ट्रस्ट बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वो क्या चाहते हैं वो ये देखना पड़ेगा, तब ये डिसाइड करें कि उनके लिए कौन सी बेटर ट्रस्ट होगी। वो क्या चाहते हैं अभी और क्या चाहते हैं बाद में। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रिवोकेबल डिस्क्रिशनरी है जब तक आप अलाइव हो, आपकी डेथ होते ही क्या हो गई, इररेवोकेबल स्पेसिफिक, तो मैं उसके साथ भी खेल सकता हूँ जी, राइट। तो ये इसका स्पष्ट आंसर देना बहुत आसान नहीं है जब तक आप मुझे पूरी सिचुएशन ना बताएं। राइट।
सर कपिल कुमार का ही सवाल है, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने बताया कि एक्चुअली अगर जीते जी परिवार के सदस्यों को कोई लाभ, आर्थिक लाभ ना मिले तो ऐसे ट्रस्ट का फिर सर फायदा ही क्या है? मुझे लगता है ये थोड़ी सी यहाँ पे शिकायत जरूर कर रहे हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जीते जी परिवार को आर्थिक लाभ मिले तो ट्रस्ट को वैसे बनाओ। ट्रस्ट में तो वो ही होगा जो आप चाहेंगे। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप ऐसी ट्रस्ट नहीं बना सकते जिसमें जीते जी परिवार के व्यक्तियों को फायदा ना मिले। अगर आपको उनको आर्थिक लाभ देना है तो दीजिए भाई। आप ट्रस्ट में लिखो कि जब तक मैं अलाइव हूं मेरे इन बच्चों को ये चीजें मिलेंगी, मिलेगा। या ये सिचुएशन हो गई मेरी लाइफ टाइम में तो मेरे बेटे को ये सामान मिल जाएगा, लिखो आप, ट्रस्ट में तो अलाउड है। पर हम क्या कहते हैं आपसे कि आपको सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने बाद अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल, उसके बाद बच्चों की तरफ देखना है। इस वजह से हमने हो सकता है किसी एग्जाम्पल में ये कोट किया हो कि लाइफ टाइम में जाएगा नहीं और मतलब हम दोनों के जाने के बाद इनको चला जाएगा, तो हो सकता है हमने ऐसा कुछ कहा। बिल्कुल। तो कपिल जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर दर्शकों के सवालों का जो सिलसिला है, जो सवाल हमारे पास आए हैं उनको हम जारी रखेंगे, लेकिन जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपने सवाल देखिए कैसे भेज सकते हैं। नए सवाल अगर आपको भेजना है तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपने सवाल जो है वो भेजने का। देखिए आपको लिखना है एस्टेट और उसके बाद अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है टाइप करके 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट हमारे गेस्ट डॉक्टर दीपक जैन से, सर से अगर आपको कंसल्ट करना है, उनसे अगर आपको कोई सलाह लेनी है तो नंबर भी उनका हमने मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया हुआ है। जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे तब आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट उनसे कॉल करके सलाह ले सकते हैं। चलिए अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काशीनाथ यादव का सवाल है, सर इन्होंने पूछा है कि बच्चे जिम्मेदारी से कमा नहीं रहे हैं, संपत्ति खत्म कर सकते हैं, तो किस तरह का ट्रस्ट इनके लिए सही रहेगा? तो ऐसे केस में इररेवोकेबल ट्रस्ट ज्यादा अच्छा रह जाता है, जो एक बिहेवियर डिपेंडेंट ट्रस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो संपत्ति है मेरे बाद इन कंडीशंस में इनको मिलेगी, राइट? और वो कंडीशन उनके बिहेवियर पे डिपेंड कर सकती है। जैसे मैं एक मैचिंग ट्रस्ट बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का परिवार चलाने का खर्चा महीने का 1 लाख रुपए है, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए पर मंथ तो गारंटी कर दिया तुमने, क्योंकि मुझे उनका, मेरी जिम्मेवारी है, मैं उनका ध्यान रखूंगा। पर अगर 1 लाख से ऊपर कुछ भी चाहिए तो साल के एंड में अपनी ITR आप ट्रस्टी को दिखाओ और ये दिखाओ कि आपने अपनी मेहनत से क्या कमाया, और जितना आप अपनी मेहनत से कमाओगे उतना एक्स्ट्रा आपको ट्रस्ट से मिल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रमोट कर रहे हो मेहनत को, कमाई को, राइट? इस ट्रस्ट में आप कंडीशंस और डाल सकते हो कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो इतना पैसा वो ट्रस्ट से मांग सकता है। ट्रस्ट जो है उसके और उसके परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस हर समय मेंटेन करके रखेगी, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखेगी। कल को मेरे बच्चे के बच्चे आगे पढ़ना चाहें और मेरा बच्चा इस सक्षम ना हो उस पैसे को देने के लिए, तो इतना पैसा ट्रस्ट से मिल सकता है, आउटराइट मिल सकता है, एज लोन मिल सकता है, राइट? देखिए आपको सुनिश्चित करना है कि आपके बच्चे की जो सर्वाइवल है वो ट्रस्ट इंश्योर कर ले। बिल्कुल। उसका जो जॉय है, जॉय एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब यूरोप घूम के आना है, नई गाड़ी खरीदनी है, वो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो इसका पैसा नहीं मिलेगा, इसका पैसा आपको मिल जाएगा, और अगर ये वाला पैसा चाहिए तो ये करके दिखाना पड़ेगा। मतलब सर ट्रस्ट में जो ट्रस्ट बनाते टाइम कंडीशंस भी डाल सकते हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल डाल सकते हैं।
बिल्कुल सर, बद्रीश मोदी का ये सवाल इन्होंने पूछा है कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट कैसे बनाएं, इसका सही तरीका इन्हें बता दीजिए, और एक ट्रस्ट कैसे कमाई कर सकता है। तो सबसे पहले ट्रस्ट में सेटलर, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, बेनिफिशियरी कौन होगा, ट्रस्टीज कौन कौन होंगे, इसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, किस पे क्या पावर होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक क्या होगा, ट्रस्टीज कैसे रिप्लेस होंगे, रिमूव होंगे, उसका तरीका क्या होगा, और डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल होंगे, ये आपको डिसाइड करना, राइट। तो ये सब चीजें आपको डिसीजन लेने, जब ये डिसीजन आप ले लो तो हम मदद करेंगे आपको एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की डीड बनाने में, जिसमें ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हो और वो लीगल तरीके का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो। जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो हम इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा देते हैं। जब ये रजिस्टर हो गया उसके बाद हम इसका पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। डीड की, रजिस्टर्ड डीड की कॉपी और पैन कार्ड के बाद ट्रस्ट के बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट एक्सेट्रा खुलने चालू हो जाते हैं। अब आप इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, ट्रस्ट की कमाई कैसे हो सकती है। तो जैसे एक इंडिविजुअल की कमाई हो सकती है वैसे ट्रस्ट की कमाई हो सकती है। उसके जो एसेट्स है उस पर उससे रेंट मिल सकता है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल सकता है, शेयर्स पे डिविडेंड मिल सकता है। तो ट्रस्ट की कमाई उसकी इन्वेस्टमेंट से होती है। बिल्कुल सर, ट्रस्ट बनाने का खर्चा कितना आता है, क्या इसमें लागत लगती है सर, और इसका कंट्रोल जो है, ट्रस्ट पर कंट्रोल सर किसका रहता है। तो खर्चा डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रस्ट बना रहे हो, राइट, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें कि फैमिली ट्रस्टी अगर किसी को बनानी है तो सर फिर नहीं, मैम, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, बहुत सिंपल भी हो सकती है। अच्छा, राइट। तो जनरली एक ट्रस्ट को ड्राफ्ट करने में 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, ओके, और उसको रजिस्टर करने के 20-25 हजार रुपए इससे ऊपर लगते हैं। तो आप मान के चलिए 3 लाख के अंदर अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट हो सकती है, अगर ये कॉमन ट्रस्ट है। अगर इसमें जरा सी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो इसके पैसे बढ़ जाएंगे, राइट। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि कंट्रोल आखिरकार किसका होता है सर। तो ट्रस्ट पे कंट्रोल जो होता है ना, ट्रस्ट डीड का है। अब ट्रस्ट डीड ने जिसको जो जो राइट्स दिए हुए वो कर सकता है। इसमें ज्यादातर कंट्रोल जो है ट्रस्टी का होगा, पर ट्रस्टी किससे बाउंड है? डीड से। डीड में क्या लिखा है, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, या आपको ये ही करना है, तो ट्रस्टी उस पर बाउंड है। और ट्रस्ट डीड कौन बना रहा है? सेटलर, जिसने ट्रस्ट शुरू करी। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कंट्रोल किसका, मैं कहूंगा सेटलर का कंट्रोल है 100%, क्योंकि वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है जिसके हिसाब से ट्रस्टी को काम करना है, राइट। तो ट्रस्ट में कंट्रोल ट्रस्टीज का होता है, पर एक्चुअल कंट्रोल जो है डीड का है। बिल्कुल सर, क्या प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट भविष्य में पुश्तैनी प्रॉपर्टी टैक्स से बचाने का ये एक तरीका हो सकता है? ये सवाल जो भेजा है वो प्रशांत जी ने भेजा है। देखिए, पहली बात, ट्रस्ट से टैक्स नहीं बचता, राइट। ट्रस्ट एक टैक्स न्यूट्रल बॉडी है। मतलब ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डालने के बाद ना तो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ना टैक्स का कोई बचाव। ट्रस्ट बनाने के रीजंस होते हैं एसेट प्रोटेक्शन, इनहेरिटेंस की ईज, कंट्रोल आफ्टर डेथ, वो रीजन होते हैं। टैक्स बचाना रीजन नहीं है, टैक्स नहीं बचेगा। बिल्कुल। काशीनाथ यादव का सवाल सर, इन्होंने कहा है कि सभी बच्चे शादीशुदा हैं, माता पिता की कोई पेंशन नहीं है, तो इस स्थिति में कैसी प्लानिंग इन्हें करनी चाहिए? सभी बच्चे इनके शादीशुदा हैं, माता पिता की कोई पेंशन नहीं है, तो इनको अपने सबसे पहले अपने लाइफ टाइम में माता पिता की इनकम को सिक्योर करना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि रेंट या इनकम बियरिंग एसेट्स को ट्रस्ट में डालकर पेरेंट्स को उसका बेनिफिशियरी बना दें जी, और पेरेंट्स को रेजिडेंस का राइट, उनके लिए एक सेपरेट मेडिकल फंड ट्रस्ट में और इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दें। पेरेंट्स की जरूरतों के बाद
जितना पैसा बचे वो उनके बच्चों में बढ़ सकता है, केवल इनकम, नॉट द कॉर्पस। और ये सब मैं बता रहा हूँ उनकी डेथ के बाद। ओके। ये बिफोर डेथ तो इनके पास है ही कंट्रोल। बेनिफिशियरी के राइट्स रेंट प्रॉफिट्स तक सब्जेक्ट टू डीड बना सकते हो आप, कि मेरे पिता का ये राइट है, मेरी माता का ये राइट है, इन दोनों के बाद ये इनको चला जाएगा। और उसके बाद वो हो सकता है बच्चों में बढ़ जाए जब माता पिता ना रहे, या बच्चों के टाइम भी आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो अपने लिए। राइट सर, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का सवाल आया है और मुझे लगता है कि इन्होंने हमारा जो पुराना प्रोग्राम है बहुत ही बारीकी से इन्होंने सुना है, इसलिए इन्होंने कई सारे सवाल हमें भेज दिए। सर इनका सवाल है कि ट्रस्टी के अधिकार और कर्तव्य क्या है। सर मैं एक एक करके इनका सवाल लूंगी, पहले हम जान लेते हैं ट्रस्टी के अधिकार और कर्तव्य क्या है। अधिकार तो ट्रस्टी का वो है जो ट्रस्ट डीड में उसे अलाउ करा गया है ना। ट्रस्टी का अधिकार हो सकता है कि उसको प्रॉपर्टी की देखभाल करनी चाहिए, राइट, उसको मतलब देखभाल करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की। उसको एसेट्स को एक सही तरह से इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब जब ट्रस्ट डीड में लिखा है कि बांटना है, उसे बांटना होगा, राइट। तो उसके ये सब हो सकते हैं अधिकार और कर्तव्य, आप जो भी कह सकते हो, राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों है, बिल्कुल राइट। तो बेनिफिशरीज के हितों का ध्यान रखे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को सिक्योर करे, राइट। ट्रस्ट बेनिफिशरीज को इन्फॉर्म करे कि मैंने प्रॉपर्टी कहाँ लगा रखी है, किस एसेट में लगा रखी है, पिछले साल इतने की थी, इस साल इतने का हो गया है, ये ट्रस्ट की इनकम आई। उसके अकाउंट्स को हो सकता है बेनिफिशियरी को दिखाना, हम उसे बाध्य कर दें कि हर साल आप बेनिफिशियरी को दिखाओ कि मैंने ट्रस्ट में ये हुआ पिछले साल, बिल्कुल, राइट। तो ये सब उसके अधिकार और ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। सर ट्रस्टी लाभार्थी के साथ मिलकर या उसके खिलाफ जाकर हेरफेर नहीं कर सकते? सो ट्रस्टी जो लाभार्थी है ना, उसके लिए काम करते हैं। अगर वो उसके साथ हेरफेर करें तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाता है, बिल्कुल, जिसमें क्रिमिनल केस हो जाता है ट्रस्टी के अगेंस्ट, राइट, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल की। तो बेनिफिशियरी पे राइट है कि वो लीगल एक्शन लेकर ट्रस्टीज पे लीगल और सिविल केस दोनों कर दे, क्रिमिनल और सिविल केस, और कोर्ट से उसे बाध्य करे ट्रस्ट डीड को फॉलो करने के। राइट। डॉक्टर सुरेंद्र जी ने सर एक और सवाल भेजा है कि अधिकतम कितने ट्रस्टी हो सकते हैं फिर? लॉ के हिसाब से इसका कोई नंबर मैक्सिमम डिफाइंड नहीं है, बट जनरली हम 7 से 9 ट्रस्टीज मैक्सिमम रखते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। पर कम से कम 2 ट्रस्टी होने चाहिए, वो लॉ में क्लियर है। कम से कम ज्यादा का कोई प्रोविजन, हाँ, मैक्सिमम का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है, पर ज्यादा ट्रस्टीज में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम मैक्सिमम 7 से 9 रख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं रखेंगे। ओके सर, क्या कोई गैर लाभार्थी ट्रस्टी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। नॉन बेनिफिशियरी कैन बी अ ट्रस्टी, आउटसाइड ट्रस्टी बन सकते हैं। सर ये सुनिश्चित कौन करेगा कि उद्देश्यों को ईमानदारी से पूरा किया जाए? तो इसके लिए ट्रस्ट में मैकेनिज्म्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। हम ट्रस्ट का ऑडिट कंपलसरी कर सकते हैं कि साल में 2 बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ट्रस्ट का ऑडिट करेगी वर्किंग, कि क्या वो ट्रस्टीज ट्रस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और जहां जहां उनको कमियां नजर आएंगी वो उसकी एक रिपोर्ट बना के ट्रस्टीज और बेनिफिशरीज को दे देंगे, राइट। तो हम उसके स्ट्रक्चर्स और तरीके सुनिश्चित कर सकते हैं कि ट्रस्ट डीड फॉलो हो, राइट। हम बेनिफिशरीज को राइट दे सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो बहुत तरीके हैं जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ट्रस्टी है वो ट्रस्ट में कोई हेरा फेरी ना करे, और कोई जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनका हितों की रक्षा हो। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल हमारे पास आज इस शो में देखिए आ गए हैं। शीला सक्सेना का आखिरी सवाल हम अपने दर्शक का शामिल कर रहे हैं। संपत्ति है जिससे किराया आता है इनका, और क्या इमारत का रखरखाव प्राइवेट ट्रस्ट से किया जाएगा सर? नहीं, तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया और उसमें किराया आता है, तो किराए का मालिक ट्रस्ट है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जो इतना किराया आया उसमें से इतना परसेंटेज तो बेनिफिशियरी लाभार्थियों में डिवाइड हो जाएगा, बाकी एक कॉर्पस क्रिएट होगा जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के रखरखाव में यूज हो।
तो आप हो सकता है आपने कहा कि भी 70% तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किराया, 30% हर महीने एक्यूमुलेट होता रहेगा टू मेंटेन द ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, राइट। दूसरा, आप ट्रस्ट डीड में ये लिख सकते हो कि बटेगा आफ्टर टेकिंग मेंटेनेंस ओनली। देखिए, दो टाइप की मेंटेनेंस होती है, एक होती है ईयरली मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस। तो आपने उसका एक मैक्सिमम अमाउंट ट्रस्ट में तय कर दिया कि रेंट का 10% तक आप हर साल आराम से खर्च कर सकते हो ट्रस्ट की रेगुलर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस की, राइट। और एक होता है जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट, बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी के अंदर, उसके लिए आप एक कॉर्पस क्रिएट करने का प्रोविजन ट्रस्ट में बना सकते हो, और आपको बनाना ही चाहिए। क्योंकि जब प्रॉपर्टी के ओनर्स मल्टीपल हो जाते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि लोग उस प्रॉपर्टी पे खर्च करना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खर्च एक जॉइंट चीज में जा रहा है। ट्रस्ट बनाकर आप उस जॉइंट ओनरशिप को सिक्योर कर सकते हैं अगेंस्ट मेंटेनेंस एंड अदर प्रोविजंस। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि हर एक परिवार जानना चाहता है कि आम परिवार के लिए सबसे सरल और प्रभावी एस्टेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इसका एक सिंपल और ओपन आंसर नहीं हो सकता। तो मैं अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बताऊं कि आपको कैसे अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए, तो आपको अपने लाइफ टाइम में कंट्रोल की प्लानिंग करनी चाहिए और एक्सेस की प्लानिंग करनी चाहिए। कंट्रोल मतलब अधिकार, एक्सेस मतलब वहां तक पहुंच। बिल्कुल। तो मेरी जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे एसेट्स पे मेरा कंट्रोल और एक्सेस बना रहना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। मेरी डेथ के बाद अब 3 चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए, एक्सेस, कंट्रोल और ट्रांसफर। कि मेरी डेथ के बाद इस तक पहुंच कौन पाएगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा, और ओन कौन करेगा। इन दोनों को आप बांट कर प्लानिंग करें, और ये डिपेंड करेगा आपकी अपने परिवार में क्या स्थिति है, किस टाइप की संपत्ति है, क्या क्या रिस्क है, किस परिवार के सदस्य की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, राइट। उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, बहुत चीजों पे डिपेंड करे। तो ये कहना कि मैं कोई एक सिंपल आपको आंसर दूं, ये कर लो इससे आपकी एस्टेट प्लानिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। ये बड़ा कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है, और आपके लिए वो सॉल्यूशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आप एक एक्सपर्ट की मदद लें, उनको अपनी स्थिति से अवगत कराएं, राइट। और उनसे सलाह लें कि मुझे ऐसी स्थिति को इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि सर एस्टेट प्लानिंग अभी तक जिन लोगों ने नहीं की है उनके लिए एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको जो कदम उठाना है वो यही है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित रखना है, और एस्टेट प्लानिंग जो है वो ज़रूर करनी है। और हमारे दर्शक जो हमारे साथ तमाम जो हमारे सवाल भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे पुराने वाले शो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, लाखों दर्शक उसको अभी तक देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे जो शो हैं उनको भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा, और जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों को भी आप हमें भेजिएगा। हम अपने आपके उन सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल भी करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों के सवालों को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें सुलझा दिया है, उनके जवाब आपने दिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो देखिए, संपत्ति बनाना जितना जरूरी है उसे सही तरीके से सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही एस्टेट प्लानिंग आपके परिवार को भविष्य के विवादों से बचा सकती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बोनस।